नमस्कार। हिंदी प्रतियोगिता टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं केबीएस को। केबीएस में टीजीटी भाग को देख रहे हैं हम लोग। इसमें टीजीटी के सिलेबस में जो क्षितिज भाग 1 शामिल किया गया है उसको हम लोग देखेंगे। प्रश्नोत्तरी संख्या 2 देखेंगे। एक हम लोग देख चुके हैं। प्रश्नोत्तरी संख्या 2 में हम लोग देखेंगे अध्याय 4 से लेकर के अध्याय 6 तक के प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा। चलिए आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, पार्ट 4 है, सावली सपनों की याद, जाबिर हुसैन की रचना है। इसी के प्रश्नों को आज हम लोग देख रहे हैं। सावली सपनों की याद जाबिर हुसैन की किस विधा की रचना है? तो डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है। किस शैली में लिखा गया? डायरी शैली में लिखा गया है। देखते हैं प्रश्न संख्या 2 में क्या कहा जा रहा है कि लेखक ने सावली सपनों की याद को किस रूप में व्यक्त किया है? तो सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेकर के व्यक्त किया है। सालिम अली जो थे पक्षी वैज्ञानिक, उन्हीं के जब मृत्यु हुई, उनकी मृत्यु के अवसाद मतलब दुख और अवसाद को लेकर के लिखा है रचना। देखते हैं सालिम अली की मृत्यु कब हुई और ये कौन थे? सालिम अली की जो मृत्यु है 1987 को हुई थी। प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक थे। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 4 में क्या कहा जा रहा है कि जाबिर हुसैन, कहा जा रहा है कि जाबिर हुसैन का जन्म कब और कहाँ पे हुआ था? तो जाबिर हुसैन का जन्म जो है 1945, कहते हैं कि 1945 को गांव नैनीहाल, राजीगढ़, जिला नालंदा, बिहार में हुआ था। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। इसमें कहा जा रहा है जाबिर हुसैन बिहार विधान परिषद के सभापति कब बने? तो 1995 को। देखते हैं इसमें कहा जा रहा है कि जाबिर हुसैन की प्रमुख हिंदी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो जो आगे है डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगो, और आगे कहते हैं कि एक नदी रेत भरी। देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। सावली सपनों की याद के लेखक कौन है? तो जाबिर हुसैन जी हैं। आगे कहते हैं सोंधी का अर्थ बताइए। तो सुगंधित होता है मिट्टी पर पड़ने से, कहते हैं कि मिट्टी पर पानी पड़ने से उठने वाली गंध को सोंधी कहते हैं। शोक किसके कहते हैं? तो शोक का अर्थ बताइए। तो चंचल को कहते हैं शोक। आगे देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। आगे कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली का जन्म कब हुआ था? आगे निधन पूछा गया, इसमें जन्म पूछा जा रहा है। तो निधन, इनका निधन हुआ था 1947 को। आगे देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है कि जन्म कब हुआ सलीम अली का? तो 12 नवंबर, कहते हैं 12 नवंबर 1896 को इनका जन्म हुआ था। आगे देखते हैं सालिम अली की आत्मकथा का नाम बताइए। तो कहते हैं फॉक ऑफ ए एक्सप्रो है। आगे देखते हैं आगे कहते हैं कि अब कहते हैं कि अवसार का क्या अर्थ होगा? तो निर्झर या झरना। अवसार का अर्थ होगा निर्झर या झरना। आगे कहते हैं मेरी आंखें नम हैं सलीम अली तुम लौटोगे ना। यह पंक्ति किस रचना से है? तो सावली सपनों की याद से है। मेरी आंखें नम हैं सलीम अली तुम लौटोगे ना। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 14 में क्या कहा जा रहा है। प्रश्न संख्या 14 में कहा जा रहा है कि किस घटना से सालिम अली के जीवन की दिशा में, कहते हैं किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया? तो एक बार बचपन में सालिम अली मामा, कहते हैं कि मामा की दी हुई एयर गन से खेल रहे थे। उसी एयर गन से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। सालिम अली गौरैया के विषय में जानना चाहते थे। आगे देखते हैं प्रश्न आज देखते हैं हम अब पाठ 5 को। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। ये पाठ है 5 और इसकी जो लेखिका हैं चपला देवी हैं। अब इसमें पूछा जाएगा कि चपला देवी किस युग की लेखिका हैं? तो चपला देवी जो है द्विवेदी युग की लेखिका हैं। आगे देखते हैं मैना कौन थी? तो मैना जो है आज़ादी की नन्ही सिपाही थी। आगे देखते हैं प्रश्न 3 को देखते हैं। तो 1857 की क्रांति में मैना को अंग्रेजों ने कैसे मारा? तो जला करके मार दिया था। मैना किसकी पुत्री थी? तो नेता धोंधू पंत, कहते हैं कि नेता धोंधू पंत नाना साहब के विद्रोही नेता थे। विद्रोही नेता थे। विद्रोही नेता धोंधू पंत नाना साहब की पुत्री थी। आगे देखिए क्या कहते हैं कि लेखिका द्वारा लिखी गई, कहते हैं कि लेखिका द्वारा लिखी गई यह रचना किस विधा की रचना है? तो रिपोर्टाज है। अगर पूछा जाए किस विधा की रचना है तो रिपोर्टाज है। आगे क्या कहा जा रहा है प्रश्न संख्या 6 में। इसमें कहा जा रहा है कि नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। यह रचना किसके बलिदान, कहते किसके बलिदान के अंक से लिया गया है? तो हिंद
पंच नामक पत्रिका इसी के बलिदान से लिया गया है। जब बलिदान अंक प्रकाशित किया गया तो इसे कुछ ही समय में अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। आगे देखिए क्या कैसा है। धुंधुपंत नाना साहब कानपुर के कैसे नेता थे, तो विद्रोही नेता थे। ये जो है धुंधुपंत नाना साहब जो कानपुर के विद्रोही नेता थे। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि 1857 में असफल होकर जब भागने लगे तो किसे साथ ना ले जा सके। कौन? धुंधुपंत नाना जी जब 1857 का विद्रोह छिड़ा, जब असफल हो गए, भागने लगे, तो अपनी पुत्री मैना को नहीं ले जा सके, उसे महल में ही छोड़ दिया। आगे क्या कहते हैं, अंग्रेज सेनापति की कहते हैं कि अंग्रेज सेनापति की पुत्री का क्या नाम था। अंग्रेज सेनापति जो हे था, हे, इसकी पुत्री का क्या नाम था, तो मेरी नाम था, जो कि मैना की सहेली थी। आगे देखिए, आगे कहते हैं कि मैना ने किसे मकान की रक्षा करने के लिए कहा, तो अंग्रेज सेनापति से, जो अंग्रेज सेनापति हे हैं उन्हीं से कहा था कि मकान की रक्षा करनी है। आगे देखिए, आगे क्या कहते हैं, अंग्रेज सेनापति हे ने कहते हैं किससे कहा कि क्या यह महल बच सकता है, तो अंग्रेज सेनापति प्रधान सेनापति कहते हैं अंग्रेज सेनापति हे ने अंग्रेज प्रधान सेनापति आउटरम से कहा था। तो आउटरम से कहा था। देखते हैं प्रश्न संख्या 12, इसमें कहा जा रहा है कि आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं। कहते हैं कि आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं, हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। यह किसने कहा, तो ये कहे हैं प्रधान सेनापति आउटरम ने कहा है। कब? सेनापति हेड ने जब इस मकान को बचाने की उनसे बोला, मतलब कि ये मकान बच सकता है, तब बोले थे प्रधान सेनापति आउटरम ने। देखते हैं, लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना साहब की स्मृति चिन्ह का मिटा कहते हैं स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। ये किसके तार में लिखा गया था। तार का मतलब पत्र होता है, जो पत्र आता था उसमें। तो किसके पत्र में लिखा गया, तो लॉर्ड कैनिंग का पत्र आया था, तो उसी में लिखा गया था कि नाना साहब की स्मृति को मिटा दिया जाए और उनकी मतलब आज्ञा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है कि मुझे कुछ समय दीजिए जिसमें आज कहते हैं कि मुझे कुछ समय दीजिए जिसमें आज मैं यहाँ जी भर के रो लूँ। ये किसने कहा, तो अंग्रेज सरकार द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद मैना ने कहा। मैना को जब अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार कर ली तो मैना ने कहा था कि मुझे कुछ समय दीजिए कि मैं जी भर कर रो लूँ। देखते हैं प्रश्न संख्या 15, इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि अंग्रेज सरकार द्वारा मैना की अंतिम इच्छा पूरी की गई या नहीं, तो नहीं की गई। उसने अंतिम इच्छा जो व्यक्त की थी कि जी भर के मैं रो लूँ, उसको भी अंग्रेज सरकार नहीं पूरी की। आगे देखिए, आगे क्या कहा जा रहा है। आगे कहा जा रहा है कि कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुकंपा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। यह पंक्ति किस पत्र में छपी थी, तो यह पंक्ति जो है महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता कहते हैं महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता महादेव कहते हैं चिटनवीस के बाखर पत्र में छपी थी। कौन से बाखर पत्र में, पत्र इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जा सकता है। देखते हैं, मैना को कहाँ कैद कर दिया गया था, तो कानपुर के किले में हथकड़ी लगा करके कैद कर दिया गया था। आगे देखिए क्या कहते हैं, अल्पवयस्क कहते हैं कि अल्पवयस्क का अर्थ क्या होगा, तो कम उम्र होगा। हिंद पंच का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1926 कलकत्ता से होता है हिंद पंच का। कहते हैं कि हिंद पंच पत्रिका के संपादक कौन थे, तो ईश्वरजी दास शर्मा थे। हिंद पंच कहते हैं कि हिंद पंच का बलिदान अंक कब निकला, तो 1930 में तुरंत अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया। बलिदान अंक जो निकला उसे तुरंत अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया। उसी के अंश से ये लिखा गया कि मैंने कविता जो लिखी गई चपला देवी द्वारा। देखते हैं पाठ 6, प्रेमचंद के फटे जूते, हरिशंकर प्रसाद की रचना है, निबंध विधा में लिखाई गई है। इसको हम लोग देखते हैं। इसमें क्या बताया जा रहा है कि हरिशंकर प्रसाद का जन्म कब और कहाँ पे हुआ था, तो 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगा जिले के जमानी गांव में हुआ था। कहाँ पे? जमानी गांव में हुआ था। आगे कहते हैं प्रश्न संख्या 2 में क्या कहा जा रहा है कि हरिशंकर प्रसाद जी ने जबलपुर से किस नाम से पत्रिका निकाली थी, तो वसुधा नाम से पत्रिका निकाली थी। आगे देखिए, हरिशंकर प्रसाद जी का निधन कब हुआ था, तो 1995 को इनका निधन हो गया था। प्रश्न संख्या 4 में क्या कह रहे हैं, प्रेमचंद के जूते कहते हैं प्रेमचंद के जूते फटे के लेखक कौन है, तो हरिशंकर प्रसाद जी हैं। निबंध विधा में लिखी गई ये रचना है।
आगे कह रहे हैं कि हरिशंकर प्रसाई की प्रमुख कृतियाँ बताइए। तो इनकी प्रमुख कृतियाँ जो है देखते हैं। इसमें दिया गया है प्रमुख कृतियाँ जो है, कहते हैं कि हँसते हैं रोते हैं जैसे अनेक दिन फिरे कहानी संग्रह इनका। रानी नाग, कहते हैं रानी नाग फनी की कहानी, तट की खोज उपन्यास है। तब कहते हैं तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे पगडंडियों का जमाना आदि। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 में कहा जा रहा है प्रेमचंद के फटे जूते किस विधा की रचना है। तो निबंध विधा की रचना है। आगे कहते हैं कि लेखक ने इस रचना के आधार पर किस पर व्यंग्य किया है। तो आज कहते हैं कि आज के दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। प्रेमचंद के जूते फट, कहते हैं फटे जूते रचना में प्रेमचंद के किस पैर के जूते में छेद हो गया था। तो बाएं पैर के जूते में छेद हो गया था। देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। आप लोग चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए प्रश्न संख्या 9 में क्या कहते हैं, प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचवाने, मतलब खिंचवा रहे थे। तो पत्नी के साथ अपनी खिंचवा रहे थे। आगे देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि प्रेमचंद के चेहरे पर कैसी मूछें हैं। तो घनी मूछें थी। प्रश्न संख्या 11 में कहा जा रहा है कि प्रेमचंद के जूते किसके बने थे। तो केनवास के जूते इनके बने थे, प्रेमचंद के। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 12 में, प्रेमचंद में कौन सा गुण नहीं था। तो पोशाक बदलने का गुण नहीं था। आगे कहते हैं कि उस समय टोपी कितने में मिल जाती थी। तो 8 आने में टोपी मिल जाती थी, 5 रुपये में लगभग जूता मिल जाता था। कह रहे हैं कि उस समय जूते का क्या दाम थे। तो 5 रुपये थे। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 15 में। इसमें कहा जा रहा है फतेहपुर सिकरी आने जाने में किसका जूता घिस गया था। तो कुंभन दास का। आगे देखते हैं, लेखक के अनुसार प्रेमचंद के पाँव की अंगुली किस तरफ इशारा करती है, जिसे वे क्या करते हैं, घेरा करते हैं, जिससे जिससे वे घेरा करते हैं। आगे देखिए, आगे कहते हैं कि प्रेमचंद को वे कहते हैं प्रेमचंद के कौन से पैर का जूता ठीक था। तो दाएं पैर का जूता ठीक था, बाएं पैर के जूता में छेद था। आगे कहते हैं प्रश्न संख्या 18 में, लेखक प्रेमचंद को किस नाम से संबंधित, कहते हैं लेखक प्रेमचंद को किस नाम से संबोधित कर रहा था। तो साहित्यिक पुरखे के नाम से, साहित्यिक पुरखे के नाम से। आगे कहते हैं प्रश्न संख्या 19 में, नेम धर्म वाली कम, कहते हैं नेम धर्म वाली कमजोरी किसकी है। तो होरी की है। प्रश्न संख्या 20 में कहा जा रहा है कि प्रेमचंद ने अपना जूता किस पर आजमाया था। तो टीले पर आजमाया था। देखते हैं, बस आज का लास्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 तक हम लोग देख रहे हैं। इतना ही था कि प्रेमचंद ने अपना जूता किस पे आजमाया था। टीले पर आजमाया था। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आगे की प्रश्नोत्तरी जो भी है 6 से लेकर के 9 तक हम लोग 3-3 अध्याय की प्रश्नोत्तरी जो कर रहे हैं। तो हो सकता है कल या परसों उसको भी तैयार करके क्वेश्चन हम लेकर के आएँ। धन्यवाद। चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा।